अमन अमान की जो हालात है कि देखिए सिंध में भी हिजान खेजी का दौर गुजरा, सुबह सिंध में बनने वाले 6 कैनाल्स को लेकर जो हालात गुजरे, हुँ। उसके बाद जो मोरों के वाक़यात हुए, जो सूरत हुई, जो कशीदगी की, उस पे पीपल्स पार्टी की क्या जो मतलब जो स्टांस है, अभी जो आपके हवाई दाखिला घर पे हमला हुआ, उस पे आपका क्या स्टांस है? आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो हम आपका साथ देते हैं। मोरो में डिफरेंट पोजीशन थी। मोरो में वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे, वो उन्होंने जो सरकारी अमारात हैं उनको तोड़ने की कोशिश की, और वहाँ पे पुलिस पे लाठी बरसाई, और इस वजह से हमारे जो होम मिनिस्टर हैं सिटिंग, उनके घर पे वहाँ पे अमलाक पे नुकसान पहुँचाया। तो ऑब्वियसली पुलिस फिर रिटेलिएट करती है, डिफेंड करती है अपने आप को। अगर ये आज मोरो का इंसिडेंट हुआ है, कभी किसी के घर पे हो सकता है, कभी किसी के आप रोड जला सकते हैं, कभी एम्बुलेंस को आप रास्ता नहीं देंगे, कभी तोड़-फोड़ करेंगे। ये पाकिस्तान तो नहीं है। हमारे जो कौम परस्त हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि खुद वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, लोगों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो आने वाला जो इलेक्शन का दौर है, आप समझते हैं कि दोबारा बस पार्टी दोबारा मैं हुकूमत बना आपको एक पाएगी? एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2018 में बेनज़ीर साहिबा शहीद हुए। हुँ, उससे ज़्यादा 8 में। सीटें, सॉरी 2008 में, उससे ज़्यादा सीटें हमने 2013 में ली। 13 से 18 में ली, 18 से 24 में ली। तो ऑब्वियसली अगली बारी फिर ज़रदारी साहब इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत ही मोतबर और मौजूद इदारा होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है, शदीद मुतनाज़ हुआ। और पिछले दिनों जो SPSC के थ्रू जो भर्तियाँ हुई, उनको अदालत में चैलेंज भी किया गया, और जो लोगों के जो इंटरव्यूज़ थे, बाकायदा तौर पर ये चीज़ें मंजर पे पड़ी हैं कि लोग रिटन में अच्छे खासे नंबर्स लेके आ रहे हैं, और व्हेन दे अपीयर द इंटरव्यू दे गॉट नथिंग टू प्रेजेंट। आप कैसे जज कर सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है? आपने ज़िंदगी में तमाम सहूलियात देखी हो, एक आसाइश भरी ज़िंदगी देखी हो। सुबह सिंध में जो गुर्बत का जो ग्राफ है, वो आप देख रहे हैं कि बदतदरीज उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। तो उसकी क्या बेसिक वजूहात क्या हैं कि अवाम खुद अपना भला नहीं चाहती, मेहनत की तरफ नहीं आती, पढ़ाई को अहमियत नहीं देती, या हुनर सीखने की तरफ नहीं आती, या फिर हम हुकूमती सतह पर उनके लिए वो माहौल ही फराहम नहीं कर पा रहे जिसमें वो अफ़ज़ाइश पा सकें? सॉरी, आई कांट आंसर दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आदिल कास के एक और प्रोग्राम के साथ दिल्ली आपके खिदमत में आपके सामने पेश है। आज जो मेरे मेहमान हैं, पाकिस्तान में नौजवान तरीन सियासतदानों में उनका शुमार होता है, रुकन सूबाई असेंबली सूबा सिंध से। और आप ये भी कह सकते हैं कि सिंध में जो नौजवान तरीन इस वक्त अरकान असेंबली हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाले जो रुकन असेंबली हैं, वो हमारे मेहमान हैं आज। इसके साथ ही एक पार्लियामेंट का इनिशिएटिव है कि यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम्स उन्होंने बनाए हैं, ताकि नौजवानों को सियासत में जो इस वक्त उनकी लर्निंग है, उसको अमली तौर पे आवाम के फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी उनकी सलाहियतों को कैसे भरोए कार लाना है, या वो जो कहते हैं कि नौजवान हमारे कौम का मुस्तकबिल है, उसको अमली तौर पे जामा कैसे पहनाना है, इस सब को इनिशिएटिव के लिए एक फ़ोरम भी तख्लीक किया गया। उसके सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट भी हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ हालार साहब को। कैसे हैं सर? कैसे? वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत शुक्रिया आपका कि तो आप तशरीफ़ लाए मेरे प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने एक अपनी प्रोफ़ेशनल स्टडीज़ जो है वो एज़ अ बैरिस्टर कानूनदान के तौर पे हासिल की। उसके बाद आप बाहर से पढ़ने के बाद पाकिस्तान में सियासत की तरफ आगे हो गए, तो ये एक डायवर्जन कैसे हुई? देखिए, मैं जब लंदन गया था तो मैंने कोर्स चूज़ किया था पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। हुँ, मेरे फादर मंजूर हसन साहब मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके कन्विंस किया कि आप लॉ की फील्ड चूज़ करें। जब मैंने एलएलबी बैचलर्स बारिट लॉ भी किया वहाँ से, मैं आया यहाँ पे क्योंकि इसका एक बैकग्राउंड ये था कि अगर आप लेजिस्लेचर बनते हैं सिंध असेंबली या नेशनल असेंबली में, तो आपका काम ये होता है कि एक्ट पास कराना, बिल वहाँ पे असेंबली से पेश कराना। तो इस वजह से मैंने कहा कि एक नॉलेज मिल जाएगी मुझे, एक एडवांटेज होगा कंपेयर टू दूसरे जो एमपीएज़ हैं हमारे। तो इस वजह से, और लॉ जब मैंने परस्यू किया तो मुझे शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट जैसे मैं करता गया वहाँ पे जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे, केसेस थे, हमारे पाकिस्तान का जो अदलिया का निज़ाम है, सारा मुझे लर्निंग को वहाँ पे मिला। और जिस तरीके से मैं यहाँ आया, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के साथ मैं था यहाँ पे 1-2 साल, और वहाँ पे प्रैक्टिस की। फिर ऑब्वियसली 2018 के इलेक्शन में आई वाज़ अंडर एज, कंटेस्ट नहीं कर पा रहा था। 2024 8 फरवरी को मैं एमपी बन गया। तो कैसा जा रहा है आपका ये सियासत का सफ़र? अभी आपको न्यूली मुंतखब हुए हैं रुकन सूबाई असेंबली। अब तक आपका कैसा सफ़र जा रहा है? बहुत अच्छा है। देखिए, हम काफ़ी कमिटीज़ में भी हैं, काफ़ी हमारे पास सेमिनार्स भी स्पीकर करवाते हैं होटल्स पे, तो वहाँ पे जाते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जो यूएन के इदारे होते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, वो आते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, वो क्या कर सकते हैं हमारे तहसील में, हमारे हल्के में, ये चीज़ें होती हैं। और आपको पता है कि जैसे बजट सेशन था लास्ट ईयर,
तो उसमें भी सब अरकान को मौका मिलता है तकरीर करने के लिए, तो हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। मेरा जो मैनिफेस्टो था एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और कंप्यूटर लेबॉर्ट्री, आईटी सेंटर, तो मैंने उस पे बात की थी अपने हलके के लिए। फिर उसके बाद आपको पता है सेनेट का इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, 26 अमेंडमेंट हुई, तो जितनी भी चीज़ें ऑब्वियसली रेजोल्यूशंस, अभी इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी तो वहाँ पे पेश करनी होती है सिंध असेंबली में। अच्छा टाइम चल रहा है, अभी टू क्विक टू से 1 साल हुआ है हमें, बट मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हमारे लिए प्रोस्पेक्टस है, हम काफ़ी हासिल कर सकते हैं। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जो भी वाईपीएफ एक इनिशिएटिव है, मेरे वफाक पे तो मेरे ख्याल ये पहले भी चल रहा था, अभी ये जी, सूबों को नेशनल मुंतकिल असेंबली हुआ में। है, अभी आपके पास सूबे में भी है और आप इसमें एक की पोजीशन भी रखना है। थोड़ा सा तारुफ देंगे कि ये है क्या चीज़ और इसके सूबे सिंध में इसके असर क्या होंगे? देखिए, यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम मैं आपको बताना चलूँ कि नेशनल असेंबली में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, दूसरे सूबे में भी कर रही थी, सिर्फ सिंध में ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है। और ऑब्वियसली इसमें ये है कि जो हमारे जितने भी यंग एमपीएज हैं बिलो 45, हम उनको एंगेज कर सकते हैं। अभी हमारे सिंध असेंबली में 55 एमपीएज इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स हैं जिनकी एज 45 से कम है, तो हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी नेशनल असेंबली के हम दौरे पे जाएंगे, कभी फॉरेन एक विजिट होगा, वहाँ की जो हमारी वेस्टमिंस्टर है ब्रिटिश में, यूके में, वहाँ की असेंबली देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मौके हैं और अल्टीमेट इसका ये है कि हमें जो सीख के आ रहे हैं वो हमें लोगों पे इम्प्लीमेंट करना है, उनको इंकरेज करना है कि पॉलिटिक्स की साइड पे वो ज़्यादा आएँ और अपने लिए कुछ कर सकें। देखिए, आप एक चीज़ ये भी तो देखें ना कि पॉलिटिक्स को लोगों ने, आपने जो बात की वो बहुत बेहतरीन है कि लोग सियासत की तरफ राग़िब हों। एक फुक़दान ये भी देखने को मिला कि सियासत में बैड एलिमेंट्स को इतना स्पेस मिल गया कि किसी किसी भी अच्छे पढ़े-लिखे आदमी के लिए सियासत मुआशरे में एक बतौर गाली इस्तेमाल होने लगी। ये तो चलो एक अच्छी वेव है कि नौजवान इस वक़्त हुँ, हुँ। असेंबली में आ रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि ये पहला टेन्योर है कि इस वक़्त सूबा सिंध में मेरा ख़्याल है कोई तकरीबन आप बता रहे हैं 50-60 के करीब जो है वो बिलो 55 जी, बिलो बिलो 50 45। हैं जो कि अरकान हुँ। सूबा असेंबली, तो एक बहुत बड़ी वेव है। इसको आप चेंज भी कह सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि अवाम जो है वो सियासत से शदीद मुनारिफ है और मुतनफ़र भी है। देखिए, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, अगर आप यंगस्टर्स को अपॉर्च्युनिटी नहीं देंगे, तो वो क्या पेशा हासिल कर सकते हैं? कुछ लोग बिज़नेस की तरफ जाएँगे, कुछ एंटरप्रेन्योर्स बन जाएँगे, कुछ स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की तरफ जाएँगे, खुद काम करेंगे। हालाँकि पीएसएफ और पीवाईओ का मकसद ही ये था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ब्लड है, उनको लेके आना है, वहाँ पे वो अपनी कैपेबिलिटी शोकेस करें, फिर वहाँ से जो आगे बढ़ते हैं, उनको मौके दिए जाएँ। अभी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमारी क्रिश्चियन एमपी है रोमा मटू, हुँ। तो वो वर्कर हैं, जाली हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। राशिद रब्बानी की बेटी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। एंथनी नवीद हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने मौका दिया। उनके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी ऐसे लोगों को आगे लेके आती है ताकि वो जो उनकी कम्युनिटी है, उनको भी वो रिप्रेज़ेंट करें और कुछ बेहतरी भी कर सकें। हमारे पास एक एमपी है तंज़ीला कमरानी, वो वहाँ से कोई आता ही नहीं था एमपी है, वहाँ से कोई लीडर बनता ही नहीं था। पीपल्स पार्टी ने उनको इतना बड़ा ओहदा दे दिया, एमपी हैं, चीफ व्हिप है लेडीज़ की, तो वो काम कर रही हैं। वो उनकी जो लोकल कम्युनिटी है, वो भी एनकरेज हो रही है। जब ये हो सकती है, तो हम भी हो सकते हैं। सर, जिनका आप हवाला दे रहे हैं उनका पस मंज़र है ना, राशिद रब्बानी साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी साहबज़ादी इस वक़्त असेंबली में मौजूद हैं। रोमा साहिबा, उनके भी वालिद साहब का एक बैकग्राउंड है, उनका भी एक पस मंज़र है, वो भी मौजूद है। आप माशाल्लाह अपनी आपकी लेगेसी है, आपका ख़ानदानी हल्का है, आप वहाँ से हल्का इंतख़ाब से मुंतख़िब होके इलेक्ट होके आप अपनी इस सीट पे बराजमान हैं। लेकिन आप पीवाई और पीएसएफ की जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे इस वक़्त जो आपके ओहदेदारान हैं, वो ओवर एज्ड हैं। देखिए इस बात पे बिल्कुल आपसे मुत्तफ़िक करते हैं क्योंकि वो लास्ट टाइम जब बॉडी बनी थी तब दे वर अंडर एज, उस एज क्राइटेरिया में कर रहे थे। अभी जो सुनने में आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की सारी बॉडी चेंज होगी और उसमें आपको पता है मदर विंग भी, जो तंजीमें हमारी वो सारी चेंज होंगी। मंसूर शाहानी का आप एग्जांपल ले लें, वो भी हुँ, एक हार्ड वर्कर था, उसको पीपल्स पार्टी ने स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम बनाया। जावेद लगारी साहब भी लास्ट टाइम हुँ, स्पेशल असिस्टेंट सीएम थे। सेनेटर के लिए वो हमारे कवरिंग कैंडिडेट थे, एजेंट। कवरिंग एजेंट थे। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब की पॉलिसी ये है कि जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड, जिसके पास इंटरेस्ट भी है, जो कुछ करना चाह रहा है, उनको आगे लेके आते हैं। अभी आप देखें स्पोक्स पर्सन भी हैं, दूसरे भी हैं, वो मीडिया पे बोलते हैं और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फिर वो कितना उसको करते हैं, वो फिर पीपल्स पार्टी के सामने सर, है। अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक भी ट्रेंड ये भी तो समझना चाहिए ना, जैसे कि आपके वालिद साहब हैं, मैं अगर देखूँ तो मेरे पास एक अमली मिसाल मौजूद है कि वसान साहब वज़ीर दाखिला भी रहे सिंध के, वो रुकन असेंबली भी रहे बड़े टेन्योर तक और आपकी हल्के की सियासत भी चल रही है। एमएनए में रहे हाँ, हैं, वो वफाक के वज़ीर रहे उन्होंने हैं। बाय द टाइम उन्होंने डेलीगेट कर दिया कि उनके जो जानशीन है वो अब वो इक़्तिदार सँभाल सकते हैं, उन्होंने आके हल्की सा टेक ओवर कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो सूबा सिंध में देखें, पूरे पाकिस्तान में देखें, किसी भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, किसी सियासी जमात की वाबस्तगी की बात नहीं कर रहा है, किसी को टारगेट नहीं कर हुँ। रहा है।
नौजवानों को स्पेस देने के लिए कोई भी जमात तैयार अमली तौर पे तो है नहीं। या देखिए टू बी प्रिसाइज, अगर आप अभी भी सिंध असेंबली का आप देखें तो इसमें जितने भी एमपीज हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपीज जितने भी हैं वो तकरीबन पीपल्स पार्टी के, एमक्यूएम के अलबत्ता हैं 5-6 लोग हैं, बट पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा सबको मौका दिया है। अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कितना ओवरशाइन करते हैं असेंबली में, कितनी बात करते हैं, क्या कर सकते हैं अपने हल्के के लिए, ये तो फिर अवाम वोट देगी और पीपल्स पार्टी अगली दफ़ा सोचेगी कि इन्होंने अच्छा काम किया तो टिकट देंगे, नहीं तो किसी और भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप का जो हल्का इंतखाब है वो वहाँ पे पसमानदगी है, तालीम के मसाइल हैं, सेहत के इश्यूज़ हैं। उन सब पे तो अगर मैं आपसे बात ना भी करूँ तो बट एक बहुत बड़ा केस था जो कि पिछले दिनों बहुत हाइलाइटेड था। एक कमसिन बच्ची थी जिनके साथ बदफ़ेली का एक वाक़या हुआ और मीडिया ने उसको बहुत हाइलाइट किया, इदारे उसमें मुलविस हुए, लेकिन फिर भी एक शख्स थे जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। ये इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, पहले तो आपने बात की मेरे हल्के की एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मेरा मैनिफेस्टो भी यही था। जो हमारे टीचर्स हैं बिलो 44 से 40 जिनके मार्क्स हैं, उनके लिए मैंने बजट स्पीच में भी लास्ट ईयर बात की थी, सीएम साहब को भी मैंने दिया है, तो वो उन्होंने अप्रूव किया है कि जो टीचर्स इतने वहाँ पे जो पास्ट भी हैं और जिनके पास वैकेंसी नहीं है, एक वो मैंने काम किया। हेल्थ सेक्टर में मैंने जो अपनी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है उसको गेम्स के हवाले कर दिया है, ताकि वहाँ पे जो उनकी मशीनरी है वो वहाँ पे यूटिलाइज़ हो सके। तो मेरी तो कोशिश रहती है। अलबत्ता जो आपका सवाल है फ़ातिमा फर्रुख वाला केस का, इसको लॉन्ग टाइम हो गया है और ऑब्वियसली जो थे इसमें कसूरवार वो अभी तक बिहाइंड द बार्स हैं, जेल में हैं और जस्टिस है, कोर्ट का निज़ाम है। तो अगर बड़ी पार्टी होती तो निकल आती, बट अभी तक वो कोर्ट में है। तो हम पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर किसी के साथ नाजायज़ी या नाइंसाफ़ी है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। अभी इस वक़्त जो आपका जो सुबह सनद का जो निज़ाम है, जो प्रोफ़ेशनल सोसाइटी को 16-17 साल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ पे जो असातिज़ा हैं उनकी शॉर्टेज है और टीचर्स जो हैं वो जानबूझ के किसी न किसी सियासी असर रसूख की बदौलत इसी जगह पे जाके पोस्टिंग लेते हैं जहाँ पे उनको जाना ना पड़े। हालाँकि बायोमेट्रिक सिस्टम को फ़ाल हुआ, क्योंकि मेरे वालिद खुद एक रिटायर्ड टीचर, इंतकाल हो गया उनका, वो भी प्राइमरी टीचर थे। तो अब वो बायोमेट्रिक सिस्टम होने के बावजूद भी आपका जो घोस्ट टीचर है, इनका एलिमेंट बाकी है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में एजुकेशन थी। मैंने कहा आप सवाल पूछूँ, तो इसका हल क्या है हमारे पास? देखिए, मैं समझता हूँ, मैं अपनी तहसील की आपके बात करता हूँ, बायोमेट्रिक हमारे पास भी है तहसील में। तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स होते हैं हमारे पास तो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कभी भी वहाँ पे रेड हो सकता है, कभी भी कोई उनका हायर अथॉरिटीज़ आ सकते हैं। एक दफ़ा हमारे पास वाक़या हुआ था, तो अब वो सारे वहाँ पे अलर्ट हैं। मैं समझता हूँ कि देखें, एजुकेशन में इसलिए क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, यंगस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने तहसील में मैं कुछ कर सकूँ, इसलिए मैंने डिजिटल लाइब्रेरी का भी एक प्रपोज़ल दिया था, वो भी अप्रूव हो गया है। तो अभी क्योंकि आपको पता है लास्ट ईयर हमारे पास बजट नहीं था, जो पीपल्स पार्टी ने कहा कि जो फ्लड्स में जो हमारे काम रुके हुए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम आपको बजट देंगे, बट मेरा तो सीएम का डायरेक्टिव है वो ऑलरेडी हो जाएगा। मैंने डिजिटल लाइब्रेरी की बात की, 2021 में मैं जब एमपी भी नहीं था तब मैं 10 लाइब्रेरीज़ अपने हल्के में इफ्तिताह कर चुका हूँ। तो लोगों से मेरा बहुत ग्रास रूट का लेवल ये है। डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं या आपका जो कन्वेंशनल लाइब्रेरीज़ होती जो हैं आपने? कन्वेंशनल लाइब्रेरीज़ कन्वेंशन मैंने वो की थी वो जो 2021 में। प्रेमिसेस हैं आपने कौन सी यूटिलाइज़ की उसके जो लिए? जो हमारे पास यूनियन काउंसिल की ऑफ़िस थी, वहाँ जी, से एक रूम मैंने लिया, वहाँ पे मैंने बुक्स सारे लगाए माशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छा पे। इनिशिएटिव लिया हाँ, आपने। ब बहुत सारे थे और क्योंकि आप देखेंगे कोविड का डिफ़िकल्ट टाइम था, फ्लड्स का था, मैं ही था अपने हल्के में लोगों के साथ। इवन दो मैं कोई पार्ट नहीं था गवर्नमेंट का या रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, बट मेरी हमेशा कोशिश रही है कि जो लोगों के दुःख हैं, वो उनको समझना चाहिए, उनके एड्रेस करना चाहिए जो उनके इश्यूज़ हैं। और इसी सिलसिले में मेरा 15 डेज़ खैरपुर में होता हूँ और 15 डेज़ इधर होता हूँ, क्योंकि यहाँ भी मैं थोड़ा सोशल और रोटरी के इवेंट्स वगैरह, तो यहाँ पे भी एक पीआर बनानी पड़ती है ऑब्वियसली। बट मैं समझता हूँ कि अगर आप कंपेयर करें हमारे तहसील को दूसरों तहसील से, आजकल तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो शो भी कर रहे हैं कि ये भी एक स्कूल है, ये भी एक स्कूल है, ताकि लोगों को पता चले। हमेशा ये हम पे सवाल उठाया जाता है कि 17 साल हो गए हैं, पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है, क्या काम किया है। अगर आप देखे जाएँ, जो हमारा लास्ट ईयर बजट था, उसमें मैंने खुद सारे जो पीपल्स पार्टी के पॉइंट्स थे, वो सारे मैंने असेंबली पे उठाए थे, जो पीपल्स पार्टी ने काम किया है। एसपीएचएफ सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टेड, 21 लाख घर हैं, 5 लाख लोगों को सोलर मिलने वाला है। यहाँ पे आप एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, हमारे पास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पास एसआईएचसी है, वो चाइल्ड इंस्टीट्यूट जो है सक्खर में वो बना है, गेम्स हमारे हल्के में बना है। यहाँ पे अभी आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का वो
जो बना हुआ था, अभी इनॉग्रेट भी किया था बिलावल साहब ने, जो आप कहते हैं कि ये फेज़ 9 तक जाएगा, डीएचएस तक जाएगा, और तो उसमें मैं भी था खुद शिरकत। काफ़ी चीज़ें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ये हैं, बट अभी हमारे जो मेयर हैं वो दिखाते हैं उस सोशल फ्लाईओवर को मीडिया। लेकर तो कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि डीएचए सिटी डीएचए फेज 9 को रास्ता देने के लिए वो एक अवाम को गुमराह करने के नहीं, लिए बनाया जा रहा मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमने क्या कहा कि हमें सक्खर टू हैदराबाद टू कराची मोटरवे बना हुआ है, सक्खर टू हैदराबाद हमें बनाने की है। ज़रूरत है। उसके लिए वफ़ाकी हुकूमत ने इतनी मेहनतों के बाद 396 अरब की रकम मख्तस की है। हमारा ये मकसद था, आप जभी भी जाते हैं शायरा फैसल में आपको ट्रैफ़िक मिलती है, हुँ, इवनिंग आवर्स में 5 टिल 7 आपको मिलती है। अगर किसी को जाना है एयरपोर्ट, वो भी यही रास्ता यूज़ हालत है कर सकता मजबूरी है, की ऑप्शन नहीं है इसके पास। शायरा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नाम से। और अगर किसी को आगे भी जाना है, अगर मैं खैरपुर जाऊँगा, तो मैं शायरा फैसल से क्यों जाऊँगा जब मुझे पता है आधा घंटा मैं वहाँ से जल्दी पहले पहुँच जाऊँगा। हुँ, तो ये सबके लिए इसमें आप ये नहीं देखेंगे डीएचए फ़ेज़ 9 या मलिक रियाज़ की क्या है। हम जभी भी देखते हैं उसकी फ़ीज़िबिलिटी रिपोर्ट देखते हैं, कि उसके लिए अवाम के लिए क्या फ़ायदा होगा, और ऑब्वियसली इसमें अभी 1 साल लगेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में। सुनने में आया कायदाबाद तक तो पहुँच गया शायद। कायदाबाद तक पहुँच गया है। अब हम खुद इस इनॉग्रेशन में थे, बिलावल साहब आए थे। बट कहने का मकसद ये है कि एक जो नेगेटिविटी है ना यहाँ पे लोगों को, कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही। आप देखें पिंक बसेस देखें, आपके सामने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, अदी फरयाल हैं, वो उसमें थी सारा कुछ। मैं समझता हूँ कि जितना पीपल्स पार्टी ने हुकूक दिए हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, आप 1967 से बात करें जब पीपल्स पार्टी का क़याम आया था, भुट्टो साहब ने कहा था कि रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद आप एटम बम 73 का, स्टील मिल, काफ़ी चीज़ें हम उसको, पहली हुकूमत पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब की थी, जो 5 साल हमने पूरी की, हमारी पूरी नेशनल हिस्ट्री में, 2008 से 2013। पहली दफ़ा वो बने 2 टाइम सिविलियन प्रेसिडेंट। तो कहने का मकसद ये है कि कुर्बानियाँ भी हैं पीपल्स पार्टी की, और हम चाहते हैं कि उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएँ। लोगों के सवालात तो ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि इतनी हमें हुकूमत मिल चुकी है एक टाइम पे। बट उसका ये नहीं है कि मकसद के कुछ किया नहीं है। और इसीलिए हमने, आपको पता है कि डिजिटल मीडिया टीम भी बनाई है, वो दिखाते भी हैं हर चीज़, हमारे ट्विटर पेजेस भी हैं। हम समझते हैं कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि हमने क्या-क्या काम किया है, तब तक अनअवेयरनेस होगी लोगों में। तो इसका मतलब फिर ये हो गया ना कि आपकी पार्टी अगर बहुत कुछ कर रही है तो इसका मतलब आपके जो तर्जुमान है वो शायद फिर अपना काम सही से नहीं कर पा रहेगा, आवाम तक बातों को पहुँचाएँ। देखिए, मैं समझता हूँ इस बात में बिल्कुल मैं सदाकत है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मकसद ही ये था कि हालाँकि जो तर्जुमान तो काफ़ी सारे हैं, तर्जमान बहुत सारे होंगे अब तो। तर्जमान जो लेके आए, उनका यही है कि वो मीडिया चैनल्स पे जाएँ, जो पीपल्स पार्टी की अचीवमेंट है वो डिस्कस करें, पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है इन 3-4 सालों में, वो डिस्कस करें। अब अलबत्ता कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते, वो उनका अपना है। बट हमारी अगर आप बात करेंगे, अभी आप जैसे बजट में भी मुझे देखेंगे, तो मैं पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं तकरीर करता हूँ। तो उसमें बताता हूँ कि इन्फ्लेशन कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पीपल्स पार्टी ने क्या-क्या काम किए, क्या करने की ज़रूरत है, मेरे हल्के में क्या मसले हैं, तो पूरा डिटेल्ड होता है। बट मैं समझता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में बजट इतना नहीं मिला था, डिस्ट्रिक्ट एडीपी मिली थी, प्रोविंशियल एडीपी नहीं मिला था। इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि हमें मिलने वाला है, और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि जो हमें रकूम मिलेगी, उस पे हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने सर हल्के में। मिनिस्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं और आप एजुकेशन और नौजवानों के उमूर को खुसूस तौर पे देख रहे हैं। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत ही मोतबर और मौजूद इदारा होना चाहिए था लेकिन बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड है। शदीद मुतनाज़ हुआ और पिछले दिनों जो एसपीएससी के थ्रू जो भर्तियाँ हुई उनको अदालत में चैलेंज भी किया गया और जो लोगों के जो इंटरव्यूज़ थे, बाकायदा तौर पे ये चीज़ें मंज़र पे पड़ी हैं कि लोग रिटन में अच्छे खासे नंबर्स लेके आ रहे हैं और व्हेन दे अपीयर इन द इंटरव्यू दे गॉट नथिंग टू प्रेज़ेंट। ये इस पे क्या मतलब ये तो सोल्ली सिंध का इस्तेहकाक है ये तो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, और उसका ऑब्वियसली जो चेयरमैन होता है वो पावरफुल होता है, उसमें मेंबर्स तो भी चेयरमैन होते की हैं। सारी बेटियाँ जो है कमीशन है। होंगी, मुझे नहीं पता। कहने का मकसद ये है कि जो रिटन टेस्ट होता है वो कंडक्ट सही तरीके से होता है। बट ये इस बात में कितनी सदाकत है कि जो रिटन टेस्ट में पास होते हैं वो इंटरव्यू में फेल होते हैं, या रिटन टेस्ट में जिनके कम मार्क्स आते हैं उनको इंटरव्यू में पास किया जाता है। ऑब्वियसली ये तो पूरी अभी जैसे हमारे पास ये 14 ग्रेड की जो पुलिस कांस्टेबल्स की थी टेस्टें, वो सक्खर हाई कोर्ट में चैलेंज्ड है। तो हम तो चाहते हैं कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, और ऑब्वियसली बट मैं नहीं समझता इतनी हद तक। हाँ, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंटरव्यूज़ में, डिसीजन मेकिंग में, बट
पूरा का पूरा सिस्टम मैं नहीं समझता कि ऐसा है। सर, हालाँकि ये तो ज़ुबान ज़द आम बात है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असामियाँ आती हैं, उन पे तो बाज़ाब्ता तौर पे करोड़ों की बोलियाँ लगती हैं। ये कोई मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो पूरी देखें, ये आपने सुना होगा, बट मेरी जो नॉलेज में है कि ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि मैं भी लोगों में उठता-बैठता हूँ। ऑब्वियसली जो हार्ड वर्किंग होता है, जो स्टडी करता है, वो ही पास होता है। आप ये देख सकते हैं कि कुछ लोग सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का अटेम्प्ट देके फिर हमारा फेडरल पब्लिक कमीशन का देते हैं, सीएसएस देते हैं, और कुछ लोग वहाँ ऑप्ट करते हैं, कुछ यहाँ ऑप्ट करते हैं। बट मैं समझता हूँ इसमें आपको हार्ड वर्किंग का भी एलिमेंट देखना पड़ेगा कि कितना कैपेबल हैं वो। अच्छा, एक चीज़ जो आप ये देखें ना कि आप अगर कह रहे हैं कि सिंध प्रोसेस कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, तो उसके साथ जितनी गुज़िश्ता जो भर्तियों पे चीज़ें चैलेंज हुई हैं, वो तो डिफरेंट डिबेट जाती है ना कि वो तो आपका जो नुक्ता है एतराज़ है, वो तो डिफरेंट है कि आप समझते हैं कि किस हद तक इसमें मेरिट है कि जिसने पास किया उसका इंटरव्यू फेल हुआ या जिसने पास नहीं किया उसको इंटरव्यू में पास कर दिया गया, तो डिफरेंट डिबेट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कैसे जज कर सकते हैं कि मेरा इंटरव्यू सबसे अच्छा गया है? आपको तो नहीं पता। आप सिंध सर्विस कमीशन में जाते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, आपको अगर नहीं आता, आप कहते हैं सॉरी आई कांट आंसर दिस। आप अगर देते भी हैं आंसर, तो आपको इतना कंफर्म नहीं होता कि मैं सही दे रहा हूँ, नहीं दे रहा। कुछ, क्योंकि कुछ बोलना होता है। अगर आप हर जवाब पे नहीं बोलेंगे, तो वो आपको फेल कर देते हैं। रिटन टेस्ट मैं समझता हूँ बिल्कुल उसमें कोई ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, मेरिट है। उसमें नहीं है। इंटरव्यू में कुछ-कुछ जगहों पे होता है, बट मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे पता है इतना नहीं होता। होता होगा, अल्लाह ताला को पता, बट इतना नहीं होता होगा, क्योंकि हम भी लोगों में वहाँ पे जब डिस्कस करते रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, वो कहता है मेरा इंटरव्यू गया। 1 इन 100 अगर कोई ऐसा केस हो तो अलग बात है। नाइस। अच्छा, इसके अलावा अभी जो आप जो सूरत-ए-हाल देख रहे हैं सूबा सिंध में, इस वक़्त जो अ, म अमन-अमान की जो हालात है कि देखिए सिंध में अभी हिजान खेज़ी का दौर गुज़रा, सूबा सिंध में बनने वाले 6 कैनाल्स को लेके जो हालात गुज़रे, हुँ। उसके बाद जो मोरों के वाक़यात हुए, जो सूरत-ए-हाल हुई, जो कशीदगी हुई, उस पे पीपल्स पार्टी की क्या जो मतलब जो स्टांस है, अभी जो आपके वज़ीर दाखिला के घर पे हमला हुआ, उस पे आपका क्या स्टांस है? देखिए, आपके 2 सवाल हैं। एक 6 कैनाल्स के बारे में, दूसरा मोरो इंसिडेंट के बारे में। देखिए, 6 कैनाल्स लोगों का परसेप्शन ये था कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसमें कोई सिग्नेचर किया है। हालाँकि कोई मिनट्स नहीं है उस मीटिंग के, कोई कुछ नहीं है। प्रेज़िडेंट के पास इतने इख्तियारात हैं नहीं आफ्टर द 18th अमेंडमेंट कि वो कुछ कर सकें। तो वो जो बबरलो था, वो डिस्ट्रिक्ट में हमारा था, खैरपुर था, तहसील दूसरी थी। हमने खुद उनको लॉयर्स को एनकरेज किया था, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो हम आपका साथ देते हैं। मोरो में डिफरेंट पोजीशन थी। मोरो में वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे, वो उन्होंने जो सरकारी इमारत हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की, और वहाँ पे पुलिस पे लाठी बरसाई, और इस वजह से हमारे जो होम मिनिस्टर हैं सिटिंग, उनके घर पे वहाँ पे अमलाक पे नुकसान पहुँचाया। तो ऑब्वियसली पुलिस फिर रिटेलिएट करती है, डिफेंड करती है अपने आप को। बट हमारे जो पहली जो होती है कि पुलिस को हमारी जो हिदायत होती है कि आप किसी पे हाथ नहीं उठाएँगे, तभी आप देखते हैं कि वो अपने आप को डिफेंड करते हैं। बट जो वाक़या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बट हमारे जो कौम परस्त हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि खुद वो आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं, लोगों को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वैसे साहब ये देखें, ये तो कौम परस्ती का जो आंसर है मेरा ख़्याल है ये तो होना नहीं चाहिए ना, एक लफ्ज़ जिससे मैं खुद एक सिंधी स्पीकिंग हूँ, आई आल्सो डाई फॉर माय अर्थ, बट बात ये है कि लफ्ज़ आता है कौमी कारकुन, तो कौमी कारकुन मेरी पूरी कौम ने तो मुकर्रर किया नहीं है। हुँ। मैं वतन परस्त आदमी, तो पहले तो कौम परस्ती वतन परस्ती होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दूसरी भी इंतहाई गौर तलब है, क्योंकि आप खुद एक नौजवान सियासी रहनुमा हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात आगे तक लेके जाएँ, हुँ। कि ये देखें कि कौम परस्त रहनुमा है, कलअदम जमात है, बट उसकी कनेक्टिविटी ग्रास रूट पे इस हद तक शायद है कि उसने लोगों को इतना मोटिवेट किया हुआ है, अपने से इन टच रखा हुआ है कि उसके इशारे पे उन्होंने लब्बैक कहा। ये बात वज़ीर दाखिला देखिए, ने भी मैं कही। समझता हूँ इसमें मिसकम्युनिकेशन है। 17 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। कभी ये बड़ा जलसा नहीं कर पाए, कभी ये इलेक्शन नहीं जीत पाए, वोट है नहीं इनके पास। अगर 1000 2000 लोग कहीं से आ जाते हैं पूरे सिंध में, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं 40-50। है। हाँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और देखना ये चाहिए कि लोगों को भी पता है कि जो काम करता है लोग उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें ये भी तो होना चाहिए ना कि आप उन नौजवानों को मोटिवेट करें। मतलब देखिए, एक बंदा मुतनफ़िर और मुझसे सिस्टम से मुतनफ़िर है, मुनहरिफ हो रहा है, तो उसको आप वापस एंगेज करें, अपने देखें करीब करें, कुर्बतें बढ़ाएँ, ना कि नफ़रतें बढ़ाएँ। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर जो हमारे नौजवान हैं, उनको अगर कुछ पता नहीं है कि ये क्या मामला हो रहा है। फॉर इंस्टेंस जो मोरो इंसिडेंट था, जब आप सीसीआई मीटिंग हो गई है, उसमें नेशनल टेलीविज़न पे हमारे प्राइम मिनिस्टर
ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब साथ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि काम नहीं होगा। तो मुझे समझ नहीं आया कि पाकिस्तान इंडिया के वार के बाद इन्होंने ये क्यों किया यहाँ पे मोरो पे। और दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊँ, अगर ये आज मोरो का इंसिडेंट हुआ है, कभी किसी के घर पे हो सकता है, कभी किसी के आप रोड जला सकते हैं, कभी एम्बुलेंस को आप रास्ता नहीं देंगे, कभी तोड़-फोड़ करेंगे। ये पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान वो है जहाँ पे आप सबके हुकूक हैं अपने पास, बट पीसफुल प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है। किसी को जानी नुकसान पहुँचाना, किसी के अमारात गिराना, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ऑब्वियसली ये मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप एक आइडियलिक सिचुएशन में आपने मेरे ख्याल है परवरिश पाई हो। आपने ज़िंदगी में तमाम सहूलियात देखी हो, एक आसाइश भरी ज़िंदगी देखी हो। सूबा सिंध में जो गुर्बत का जो ग्राफ है वो आप देख रहे हैं कि बदतदरीज उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। तो उसकी क्या बेसिक वजूहात क्या हैं? कि अवाम खुद अपना भला नहीं चाहती, मेहनत की तरफ नहीं आती, पढ़ाई को अहमियत नहीं देती, या हुनर सीखने की तरफ नहीं आती, या फिर हम हुकूमती सतह पर उनके लिए वो माहौल ही फ़राहम नहीं कर पा रहे जिसमें वो अफ़ज़ाइश पा सकें? देखिए, पॉवर्टी एलिवेशन अगर आप उसकी बात करें तो इसमें इंडिया भी हमसे ज़्यादा है। वहाँ पे 60% लोग हैं जो 100 से कम कमाते हैं डेली वेजेस पे। कहने का मकसद ये है कि पॉवर्टी यहाँ पे है, अब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका इशू है, फॉरेन रेमिटेंसेस कम आते हैं हमारे पास, स्टॉक एक्सचेंज रेट देखें वो भी किस सतह पे पहुंचा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, जॉब एम्प्लॉयमेंट करती है, और कभी कभी ऐसे वोकेशनल प्रोग्राम्स करती है, वहाँ पे उनको स्किल्ड वर्कफोर्स लेके आती है। बट मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे लोगों का ट्रेंड है वो कहते हैं कि हम सिर्फ सरकारी जॉब करें, वो प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते, वो कोई स्किल नहीं सीखना चाहते। इंटर की डिग्री हो हाथ में, वो कहते हैं कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए। ये जो माइंडसेट है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को बैचलर्स तक तालीम हासिल कर लेनी चाहिए, और थोड़ा अगर वर्क एक्सपीरियंस भी होगा तो उनको खुद एडिड वैल्यू मिलेगी, वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं। तो उसमें भी क्राइटेरिया चेंज कर देना चाहिए ना, कि हम जो मिडिल लेवल से हायरिंग कर रहे हैं, बाज़ असामियाँ ऐसी हैं, खानसामा है, माली है, ड्राइवर है, या जो बिल्कुल ही ग्रेड 1 या 4 से जो आता है आपका कैडर हायरिंग का, उसे क्राइटेरिया चेंज कर दें कि देखिए, लोग तालीम की तरफ आएँ। मैं आपको एक बात बताऊं, जो 1 to 4 होते हैं वो एक्सट्रीमली पुअर होते हैं लोग। कौन सी होती है? चौकीदारी पोस्ट होती है, नायब कासिद होती है पोस्ट। तो उनसे आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतने पढ़े लिखे हों, आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है वहाँ पे हर किसी फैमिली के पास। 5 to 15 की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बैचलर्स की भी हमें ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे रिटन टेस्ट भी वो पास करके आएँ, इंटरव्यू भी पास करके आएँ। वहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। बट कहने का मकसद ये है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, मकसद ही यही है कि वहाँ पे लोगों को पढ़ाना होता है। और जिस तरीके से हमारा जो स्कूल्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, अलबत्ता ये आफ्टर द फ्लड्स जो हमें नुकसान हुआ है रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में, वो काफ़ी हद तक हो गया है। बट मैं समझता हूँ कि अगर हमारा जो सरकारी जो स्कूल्स का मयार ज़्यादा अच्छा अगर होगा, तो उसमें हर जो भी हमारे पास लोग हैं वो वहाँ पे पढ़ाई हासिल करेंगे, उनका फ्यूचर हो सकता है। अब किसी के पास 2,000 नहीं है, 3,000 नहीं है, वो अपना खुद खाएँ, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। डेफ़िनिटली। तो ये मसाइल हैं, इसलिए हम कहते हैं कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। और जिस तरीके से गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन तो है, बट उसका निज़ाम थोड़ा बेटर बनाना पड़ेगा हमें। 40 टीचर्स 40 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर हमारा एसटीआर के प्रोसेस पे होता है, और यहाँ पे अगर देखे जाए तो कभी-कभी 60 स्टूडेंट्स भी होते हैं, वहाँ पे टीचर 1 होता है। तो ये थोड़ा एक और इश्यू है। कहीं-कहीं तो एक टीचर भी नहीं है। तो ये इश्यू है, इसलिए हमने 75,000 एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्तियाँ की हैं लास्ट 2-3 ईयर्स से। अभी तक वो प्रोसेस चल रहा है, और ये मेरिट पे हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो हमारे तहसील कोटी जी है, जिसके 44 अबव मार्क्स हैं, सिर्फ वही रिक्रूट हुए हैं, वही पढ़ा रहे हैं। जिनके 41, 42, 43 आए, वो नहीं पढ़ा सकते, उनको ऑफर ऑर्डर नहीं मिले। और इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर 44 आपके भी हैं, मेरे भी हैं, तो एज में कौन ज़्यादा है, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो एजुकेशन वाला जो टीचर्स का निज़ाम है, ये तो 100% इसमें फेयर है, इसमें कोई आप इसमें जो नहीं हार्ड सुन। एरिया, सॉफ्ट एरिया कुछ एलिमेंट है सर, इस पे भी काफ़ी डिबेट चल रही है। मैंने कहा चलो लगे तो आपसे ये भी पूछ ही लूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का एतराज़ है, देखिए, लोग हमारा हमें हमारा अप्रोच करते हैं कि सर हमारी बिल्कुल, आवाज़ पहुँचाएँ। हमारा तहसील नारा है एक, कोटी जी के साथ है, वहाँ पे 33 पे पास है, हुँ, हमारे पास 40 पे पास है। हुँ। बट वहाँ पे क्या है, स्कूल्स कम है, वहाँ पे लोगों को इतना शऊर नहीं है एजुकेशन के हिसाब से। ये तो आप पिछले 20 साल की बात करें ना, 20 साल पहले जाएँ तो वहाँ तो लोग पढ़ाते ही नहीं थे, ऐब समझते थे अपनी
फैमिली में किसी लेडी को पढ़ाना। अब तो हाई एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं लोग, हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट है जो पीपल्स पार्टी ने लेके आई 17 साल हुकूमत में। हमने ये कहा है कि जो एजुकेशन है उसको हमने बेहतरी लाई है। हेल्थ के निज़ाम को हम जो टेक्नोलॉजीज़ लेके आए हैं वो काफ़ी अच्छा हमने किया है। और दूसरी चीज़ें जो है हमारे पास अभी आप देख सकते हैं पार्क्स मेयर कराची ने बहुत बनाए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पे हमारा ज़्यादा काम है। हम चाहते हैं कि जो लोगों के हम प्रॉमिसेस करके हैं उसको फुलफिल करें। अच्छा, अभी आपने जो बातें की मेरा ख़्याल है कि ये तो बहुत ही एक आइडियल सिनेरियो हो सकता है अगर आपके जो चेयरमैन साहब का जो विज़न है उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल ही भरपूर तरीके से उस पर पूरी उतर जाती है। तो अभी आने वाले सिनेरियो में जो हालात हैं सूबा सिंध के इस वक़्त मिला-जुला रुझान है। आप इसको एडमिट करें या ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर जो मुझे मुखालिफ मुझे नज़र आता है वो अपना सिंधी स्पीकिंग वोटर ही है उनका जो उनसे मुखालिफ है। वो ड्यू टू एनी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के सबब वो हो। तो जो आने वाला जो इलेक्शन का दौर है, आप समझते हैं कि दोबारा पार्टी दोबारा मैं हुकूमत बना आपको एक पाएगी? एग्जांपल देता हूँ। 2018 में बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई। हुँ, उससे ज़्यादा 8 में। सीटें सॉरी 2008 उससे ज़्यादा सीटें हमने 2013 में ली। 13 से 18 में ली, 18 से 24 में ली। तो ऑब्वियसली अगली बारी फिर ज़रदारी साहब इंशाल्लाह हम जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। मैं आपको वजह बताता हूँ। कोई हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे। सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा जो छोटे-छोटे अरकान होते हैं वो एक पार्टी बना देते हैं। आपको पता है उनको 2 सीटें मुश्किल से मिली यहाँ पे जीडीए को। एमक्यूएम को लाया गया, यहाँ पे वो कराची की हद तक महदूद है, वहाँ पे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अगला इलेक्शन होगा, वो काम की बुनियाद पे होगा और जिस तरीके के हमारा अभी जो इनिशिएटिव है, हारी कार्ड, मज़दूर कार्ड ये हम लेके आ रहे हैं इस दफ़ा बजट में और इंशाल्लाह जो हमारा मिनिमम वेज था 37,000 उसको भी बढ़ा के 45 तक लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें अभी बजट बुक रिलीज़ होगा तो उसमें हम ज़्यादा देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपकी आमद का जज़ाकल्लाह। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि बातें तो बहुत सारी हैं और सवाल भी बहुत सारे हैं और अगर गुफ्तगू का दौरानिया अगर जितना तवील किया जाए उतना तवील हो सकता है क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं और जो आपके सामने मेहमान मौजूद हैं उनके पास भी बोलने को मौक़ा बहुत सारा है। लेकिन लबे-लबाब हासिल गुफ्तगू ये है कि जब बातों की जो भी इस वक़्त गुफ्तगू इन सब की तरसील अगर अवाम के अवामी मैदान में उस तरह से हो, जिस तरह से अवाम की ज़िंदगी को आसानी फ़राहम कर सके तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को कोई भी दुनिया की तमाम ताकतों को पीछे छोड़ने से रोक नहीं सकता। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफ़िज़।